हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली कक्षाओं को देख रहे होंगे। आगामी कई भर्ती परीक्षाओं का एग्जाम भी है जिसमें आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें तो शायद सफलता के आसार हो सकते हैं। मेहनत से पढ़ें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है सामान्य अध्ययन संबंधी, आप कमेंट सेक्शन में हमसे संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी जो भी। डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया व्हाट्सअप, आप वहां से व्हाट्सअप पे कोई भी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी प्रकार के सामान्य अध्ययन से संबंधित अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। हम लोग पिछले समय में मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने बाबर को पढ़ा जो कि संस्थापक था मुगल साम्राज्य का। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बाबर का पुत्र हुमायूं आया, जो ज्यादा समय तक तो शासन नहीं किया, लेकिन उसका जो समय रहा लगभग 1530 से स्टार्ट होता है और 56 तक चलता है, लेकिन बीच में उसको 15 साल का निर्वासन होना पड़ा। तो वही 1540 में जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ है, उसी बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में जब शेरशाह सूरी ने, यानी जिसका नाम था शेर खां या फरीद, बचपन का नाम उसने जब हराया हुमायूं को और कन्नौज पर उसको अधिकार नहीं करने दिया हुमायूं को, वहीं से उसका निर्वासित जीवन यापन हुआ और 15 सालों तक निर्वासित जीवन यापन करता रहा। बाद में फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ जिसपे पंजाब में अधिकार किया। इसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में, जिसमें हुमायूं ने पुनः दिल्ली और आगरा की राजगद्दी को प्राप्त करके 1 सालों के बाद फिर मृत्यु हो जाती। तो आज हम लोग उसी निर्वासित जीवन के समय में जो शेरशाह सूरी के द्वारा बसाया गया अफगानी वंश था, द्वितीय अफगानी वंश। प्रथम अफगानी वंश दिल्ली सल्तनत में हमने लोदी वंश जो पढ़ा, वो प्रथम क्या था? अफगानी वंश था। बताइएगा सोच करके, कौन अफगानी प्रथम था? वो था कि सैयद वंश अफगानी वंश था? पता करके आइए कि सैयद वंश अफगानी वंश था कि लोदी वंश अफगानी वंश था। तो शेरशाह सूरी ने जो अफगानी वंश स्टार्ट किया, ये द्वितीय राजवंश था अफगानों का। ठीक, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में, जो बिलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा के राजगद्दी पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, यानी उसका क्षेत्र रहा। और अपने समय में आने के बाद शेरशाह सूरी ने पश्चिमी सिंध से लेकर सिंध प्रांत पाकिस्तान में और बंगाल तक, पूर्व में बंगाल तक, इतने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो हम लोग आज शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी जो सूर वंश की स्थापना किया, शेरशाह सूरी था जिसका कार्यकाल 1540 से 45 ईस्वी तक रहा। देखेंगे हम लोग इसमें शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में देखेंगे, लिखेंगे यह प्रथम द्वितीय अफगानी वंश था। यह द्वितीय अफगानी वंश था, सूर वंश में लिखेंगे यह द्वितीय अफगानी वंश था। यह द्वितीय अफगानी वंश था। अफगानी वंश था। ठीक, यहां तक नोट कर लेंगे, यह द्वितीय क्या था? अफगानी वंश था। शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ, जन्म, ठीक, जन्म लिखेंगे, कहीं कहीं इसका जन्म देता है 1472 ईस्वी और कहीं कहीं डाउट में देता है 1486 ईस्वी। ठीक, नोट करेंगे। कहां पर? होशियारपुर स्थान, जन्म का स्थान होशियारपुर पंजाब। होशियारपुर पंजाब। बचपन का नाम लिखेंगे, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां। ठीक, फरीद, बचपन का नाम फरीद। जन्म 1472 ईस्वी में, कहां पर? होशियारपुर पंजाब में हुआ था। इसके पिता जो थे हसन खां, पिता लिखेंगे शेरशाह। इसका नाम शेरशाह था, क्यों था अभी आगे हम लोग देख लेंगे, लेकिन सूरवंश से संबंधित था इसीलिए शेरशाह सूरी कहा जाता है। पिता थे हसन खां। ठीक, हसन खां, जिनको दिल्ली सल्तनत के अधीन, जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन सहस्राम
सहसराम, सहसाराम है, सहसाराम एवं ख्वासपुर, ख्वासपुर, ये दोनों जो पढ़ते हैं जौनपुर में पढ़ते हैं। कहाँ? जौनपुर, जो भारत का पूर्व का सिराज जौनपुर की जागीरें प्राप्त थी, की जागीरें प्राप्त थी। जागीरदार थे, इनके जो पिता थे जौनपुर के जागीरदार थे। जौनपुर के ही अंतर्गत आता था सहसाराम और ख्वासपुर। ठीक, एक सासाराम है, वो बिहार में पड़ता है, ये यूपी के जौनपुर जिले में पड़ता है। सहसराम, सहसाराम और ख्वासपुर। देखिएगा, जागीर क्या होती है? जागीर का मतलब दिल्ली सल्तनत में जिसे हम इक्ता बोलते थे, इक्ता का मतलब प्रांत होता था, और जो उसकी वसूली करता था राजस्व को, उसको इक्तेदार बोला जाता था। और जो राजस्व की वसूली करता था उसी में से उसके इक्तेदार को वेतन दिया जाता था। यही चीज इक्ता का उठ करके चल करके मुगल साम्राज्य में मनसब हो गया। क्या हो गया? मनसब। अब मनसब का मतलब यहाँ जो इकट्ठा किया जाता था मनसब प्रांत, और मनसबदारी वहां का जो हुआ करता था मनसबदार, वो वहां का मालिक हो जाता था, वही राजस्व इकट्ठा करता था। जैसे इक्ता से इक्तेदार, उसी तरह मनसब से मनसबदार हो गया। और मनसबदार जो क्या करता था, राजस्व को इकट्ठा करता था, और उसी से उसको क्या दिया जाता था, उसी से राजस्व में से ही उसका वेतन दिया जाता था, जिसे जागीर बोला जाता था। ठीक, जागीर मिलती थी, मतलब कुछ क्षेत्र मिलते थे, वहां की देखभाल करना, वहां से राजस्व इकट्ठा करना, फिर उसी में से उसको वेतन दिया जाता था कुछ, और बचे हुए राजस्व को सम्राट के पास पहुंचाना होता था, यानी बादशाह के पास पहुंचाना होता था। और उसी के साथ 2-4 सैनिक, 10 सैनिक मिलते थे चलने के लिए, कि जागीरदार के पीछे चले, मनसबदार के पीछे उसकी सुरक्षा करे, चले। ठीक, तो शेरशाह के जो पिता थे फरीद के, वो हसन खां थे, जो सहसाराम और ख्वासपुर जौनपुर के जागीरें प्राप्त थी। लेकिन किसके अधीन थे? दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। और दिल्ली सल्तनत में किसका? इब्राहिम लोदी का शासन उस समय चल रहा था। किसका? इब्राहिम लोदी का, इनके पिता के समय में। तो इसलिए शेरशाह की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, नोट करेंगे नीचे, फरीद की प्रारंभिक शिक्षा, फरीद की प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुई, शिक्षा जौनपुर में हुई, जौनपुर में हुई। नोट कर लेंगे। जो फरीद था, ठीक, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद, इसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? जौनपुर में हुई। यहां तक नोट हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। इसमें हम कुछ समय के बाद क्या हुआ, इसके पिता जो हसन खां थे, उसने अपनी जो जागीर थी इसी को सौंप दी। ठीक, किसको? अपने बेटे को। कोई भी पिता है तो अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी अपने बेटे को ही देगा। ठीक, चाहे बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो। तो इसने अपने बेटे को बचपन से ही, जो शेरशाह था उसकी अद्भुत कलाएं थी, ठीक, हर चीज में अच्छा प्रदर्शन कर लेता था, तो उसकी इस सब कुछ को देखते हुए उसके पिता ने उसके जागीरदार अपने बेटे को सौंप दिया। लेकिन वो ज्यादा दिन तक उस जागीरदार पर रहा नहीं। वो कुछ समय के बाद उसने सब कुछ छोड़ करके, और दौलत खां लोधी जो चाचा हुआ करता था, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, किसके चाचा हुआ करते थे? इब्राहिम लोधी के, जो दिल्ली का सुल्तान था, उसके चाचा हुआ करते थे। आगरा से लेकर के दिल्ली तक के क्या थे? सूबेदार थे। सूबेदार, सूबा का मतलब प्रांत, वही प्रांत, वही मनसबदार या सूबेदार, दोनों बात एक ही है। ठीक, वहां का जो राजस्व इकट्ठा करता था, तो वो दौलत खां लोधी थे, आगरा से लेकर के दिल्ली तक के सूबेदार। अब उस क्षेत्र पे जो सूबेदार हुआ करते थे, कौन? दौलत खां लोधी, जो सुल्तान के चाचा थे। कौन सुल्तान? इब्राहिम लोधी का। उसी की अधीनता स्वीकार कर लिया और आगरा चला गया। कहां पर? आगरा। लिखेंगे यहां पर, इसने पिता की जौनपुर से प्राप्त जागीरदारी को छोड़कर
जागीरदारी को छोड़कर दौलत खां लोधी कोष्टक में लिखेंगे आगरा के सूबेदार। ये आगरा से दिल्ली तक के देखते थे के पास या अधीनता स्वीकार की, ये उसके अधीन चले गए। ठीक, फिर आगे लिखेंगे 1522 ईस्वी में। कब? 1522 ईस्वी, 1522। ठीक, लिखेंगे ये बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी था, बहार खां लोहानी। ठीक, बहार खां लोहानी इसी का अंगरक्षक बना फरीद खां। ठीक, ये भी दिल्ली सल्तनत के अधीन था। नोट करेंगे, यहाँ नोट कर लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के अधीन। दिल्ली का सुल्तान उस समय हुआ करता था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के चाचा हुआ करते थे कौन? दौलत खां लोदी। और उसी समय 1522 में बिहार का जो सूबेदार था, ये आगरा और दिल्ली के सूबेदार थे। बिहार का जो सूबेदार हुआ करता था बहार खां लोहानी, किसका सूबेदार हुआ करता था? इब्राहिम लोदी का, जो कहाँ का सुल्तान था? पूरे दिल्ली के उस समय का क्षेत्र का। ठीक, दिल्ली से लेकर के आगरा, बिहार और बंगाल तक के क्षेत्रों का। अब दिल्ली सल्तनत के अधीन जो बिहार का सूबेदार हुआ करता था वो था बहार खां लोहानी। तो 1522 ईस्वी में शेरशाह की जो नियुक्ति हुई, यानी फरीद की जो नियुक्ति हुई, फरीद खां, हमने फरीद खां लिख दिया। ठीक, शेर खां ही था उसका नाम, और उस तरह से देखा जाए तो केवल फरीद। ठीक, तो इसका फरीद खां भी बोल सकते हैं, शेर खां ही उसको लोग कहते थे। तो बहार खां लोहानी का ये अंगरक्षक बना कब? 1522 में। ठीक, इसने क्या किया? फरीद ने, उम्र थोड़ा कम थे, इसने क्या किया कि एक शेर को एक ही तलवार में एक ही बार से मार दिया। ठीक, इसका अंगरक्षक था, यानी शैडो, सुरक्षा करने वाला। उसने एक बार एक शेर को एक ही बार में मार दिया और शेर मर गया। इसी से बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। नोट कर लीजिएगा, बहार खां लोहानी ने फरीद को एक शेर के मारने की वजह से इसको फरीद शेर खां की उपाधि दी। शेर खां, ठीक, शेर खां की उपाधि दी। इसीलिए आगे चल करके शेरशाह सूरी की क्या करेगा? शेरशाह की उपाधि धारण करेगा। तो बहार खां लोहानी ने इसको उपाधि दिया था फरीद को एक शेर के मारने की वजह से, एक ही तलवार से एक बार में। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, ये तो लगभग इसका जीवन परिचय रहा है। ठीक, आगे की तरफ हम देखें, नोट करेंगे चंदेरी के युद्ध में भी इसने भाग लिया मुगलों के खिलाफ। चंदेरी के युद्ध कब हुए थे? चंदेरी के युद्ध 1526, 27, 28 में। चंदेरी के युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक, चंदेरी का युद्ध नोट करेंगे। इसमें मुगलों के खिलाफ शेर खां लड़ा। और पहली बार लड़ा था शेर खां लड़ा। ठीक, पहली बार, कोष्टक में पहली बार शेर खां जो है किसके खिलाफ लड़ा? मुगलों के। चंदेरी कहाँ पड़ता है? हमने बताया था मध्य प्रदेश में, एमपी लिख लेंगे। कब लड़ा? 1528 में। आगे देखेंगे घाघरा का युद्ध। ठीक,
घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कहाँ पड़ता है? बिहार क्षेत्र में घाघरा। कहाँ? बिहार में। नोट कर लेंगे बिहार। ठीक, बिहार, BH बिहार नोट करेंगे। आगे इसमें लिखेंगे, इसमें सिकंदर लोदी, सॉरी महमूद लोदी, सिकंदर लोदी नहीं, महमूद लोदी, महमूद लोदी का साथ दिया, का साथ दिया, का साथ दिया। ठीक, महमूद लोदी का साथ दिया था। और इसी घाघरा के युद्ध में बाबर ने जब महमूद लोदी को मारा था तो उसने अपने बेटे हुमायूं को बताया था कि जो शेर खां है वो बहुत मतलब मुगलों को, वो हम लोगों को समाप्त करना चाहता है। उसी समय वो हुमायूं को बता दिया था, लेकिन हुमायूं उस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए बिलग्राम के कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को भी इससे परास्त होना पड़ा था। आगे की तरफ लिखेंगे 1530 ईस्वी। कब? 1530 ईस्वी। 1530 ईस्वी लिखेंगे चुनारगढ़। चुनारगढ़ कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर वाले क्षेत्र में। ठीक, का यहाँ का किलेदार हुआ करता था, किलेदार ताज खां। ताज खां इसी की पुत्री थी, पुत्री ताज खां की पुत्री हुआ करती थी। नोट करेंगे लॉर्ड बेगम, लॉर्ड बेगम, लॉर्ड बेगम, लॉर्ड बेगम। ठीक, इसी से विवाह किया। आगे लिख लेंगे इधर शेर खां इसी से विवाह किया, इसी से विवाह किया, विवाह किया। शेर खां इसी से क्या किया? विवाह किया। और जो चुनारगढ़ का किला पड़ता है इधर लिख लेंगे मिर्जापुर क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ? मिर्जापुर। ठीक, मिर्जापुर के चुनारगढ़ के किलेदार हुआ करते थे ताज खां, उन्हीं के पुत्री थे लॉर्ड बेगम। उसी से शेर खां ने क्या किया था? विवाह किया था। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें शेर खां जो है इसके बाद दक्षिणी बिहार का शासक बना। ठीक, स्वयं दक्षिणी बिहार का शासक बना। चलिए, कुछ लोगों का जवाब आया कि प्रथम अफगानी वंश कौन था? जो सैयद वंश था। अभी भी आप सर्च करिए, कुछ लोग डाउट में हैं कि सैयद वंश वाले हैं कि लोधी वंश वाले हैं। क्लियर करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें देखेंगे शेरशाह सूरी दक्षिणी बिहार का शासक बना। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी दक्षिणी बिहार का शासक बना, दक्षिणी बिहार का शासक बना, बिहार का शासक बना, शासक बना। शेरशाह सूरी जो है दक्षिणी बिहार का क्या बना? शासक बना। आगे लिखेंगे 1532 ईस्वी। 1532 ईस्वी। ठीक, 1532 ईस्वी में लिखेंगे चुनारगढ़ का प्रथम घेरा, चुनारगढ़ का प्रथम घेरा, चुनारगढ़ का प्रथम घेरा, प्रथम घेरा, चुनारगढ़ का प्रथम घेरा। ठीक, किसने डाला था? हुमायूं। आगे देखेंगे फिर हुमायूं जो डाल करके रखा था। इसके बाद 1538 ईस्वी, इसको पिछली कक्षाओं में हम सारी चीजें बता चुके हैं। इसके बाद लिखेंगे 1539 ईस्वी। अब नहीं पढ़ेंगे आप तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। 1538 ईस्वी में देखेंगे चुनारगढ़ का द्वितीय घेरा। चुनारगढ़ कहाँ पड़ता है? अभी हमने पिछले समय में ही इसी में बताया है, मिर्जापुर में।
चुनारगढ़ का द्वितीय घेरा किसने डाला? हुमायूं डाला था, लगभग 6 महीने तक। ठीक, इसके बाद 1539 में लिखेंगे चौसा का युद्ध हो गया। चौसा कहाँ पड़ता है? बिहार में। चौसा का युद्ध, इसी में साजिश करके शेर खान ने इसको बुला लिया। किसको? लिखेंगे हुमायूं को। कहाँ बुलाया? बिहार क्षेत्र में। नोट करेंगे, दो लोगों के मध्य हुआ। हुमायूं को, हुमायूं और शेर खान। ठीक, पिछली कहानी हम शेर खां के जब हुमायूं पढ़ रहे थे तो 1538 में क्या हुआ था, चुनारगढ़ का द्वितीय जब घेरा डाला था, सारी चीजों को बता दिया। तो हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जो बिहार में पड़ता है। चौसा कहाँ पर? बिहार में। BH लिख लेंगे। हुमायूं पराजित हो गया और शेर खां इसमें क्या हो गया? विजयी हो गया। ठीक, शेर खां इसमें विजयी हो गया। और जब विजयी हो गया तो शेर खां ने उपाधि धारण किया। नोट करेंगे इधर, शेर खां विजय के बाद उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? देखेंगे, लिखेंगे शेरशाह, सुल्तान ए आदिल। के क्या किया इसने? उपाधि धारण किया चौसा के युद्ध के जीतने को बाद। चौसा कहाँ पड़ता है? बिहार में। आगे देखेंगे हम। इसके बाद 40 में ही जो पूरे भारतीय इतिहास को पलट दिया। ठीक, भारतीय इतिहास घटना को यानी मुगल साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया था, वो था 1540 के बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। अब हुमायूं के द्वारा जितने भी सब कुछ था धीरे धीरे चौसे के युद्ध से ही समाप्त होने लगा था। उसको अफगानी शक्तियां छीन करके शासन करने लगी थी। तो लिखेंगे 1540 ईस्वी। हुमायूं इसको पूरा कन्नौज को जो उससे छीन गया था उसको प्राप्त करना चाहता था। लिखेंगे कन्नौज, या इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। ठीक, बिलग्राम का युद्ध। देखेंगे इसमें क्या हुआ, दो लोगों के बीच हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। शेर खां या शेरशाह सूरी। ठीक, इसमें हुमायूं पराजित हो गया और शेर खां विजयी हो गया। और जब हुमायूं इसमें पराजित हुआ तो आगे नोट करेंगे, इसी युद्ध के बाद आगरा तथा दिल्ली की राजगद्दी पर अफगानों का शासन हो गया। नोट करेंगे, का शासन हो गया। ठीक, आगे इसी में नोट करेंगे, शेर खां का जो क्षेत्र था पश्चिम में सिंध से लेकर ठीक आगे लिख लेंगे पूर्व में बंगाल तक था। ठीक, शेर खां का क्षेत्र पश्चिम में सिंध से लेकर के पूर्व में कहां तक था? बंगाल तक था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम। इसी युद्ध में एक और चीज लिख लीजिए, इसी युद्ध के बाद शेर खान ने उपाधि धारण किया। यही लिख लीजिए, इसी युद्ध विजय के बाद उपाधि धारण किया।
इसके पहले वाले में क्या उपाधि धारण किया था? सुल्तान ए आदिल। फिर उपाधि धारण किया, इस युद्ध में क्या उपाधि धारण किया? ठीक, नोट करेंगे, हजरत ए आला। हजरत ए आला, हजरत ए आला, हजरत ए आला। ठीक, की उपाधि धारण की। आगे, हाँ, कुछ तो काम करिए। हजरत ए आला का मतलब क्या होता है, इसको आप सर्च करें, आप किताबों से ढूंढें, पढ़ें, थोड़ा आपके भी जिम्मे कुछ काम रहे, थोड़ी ना कि सारा चीज हमारे द्वारा ही बता दिए जाएंगे, थोड़ा आप भी कुछ करें। आगे की तरफ देखेंगे, लिखेंगे आगे की तरफ 1540 ईस्वी में। अब हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे फिर से 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी नोट करेंगे। 1540 में जब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हो गया तो दिल्ली और आगरा से लेकर सभी क्षेत्रों का रास्ता साफ हो गया। फिर द्वितीय अफगानी वंश का शासन चला, जिसमें सूर्य वंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक, 1540 ईस्वी में लिखेंगे 68 वर्ष की आयु में, 68 वर्ष की आयु में शेर खां। कौन? शेर खां। पुस्तक में लिख लेंगे फरीद। बचपन का नाम ने दिल्ली टू आगरा की राजगद्दी पर बैठा। की राजगद्दी पर क्या किया? बैठा। ठीक, 68 वर्ष की आयु में शेर खां जो था उसने दिल्ली टू आगरा की राजगद्दी पर क्या किया? बैठा। आगे की तरफ लिखेंगे, आगे स्टार बना करके लिखेंगे शेर खां ने सूर वंश की स्थापना की। ठीक, नोट कर लीजिएगा, शेर खान ने सूर्यवंश की क्या किया था? स्थापना किया था। अब हम लोग शेरशाह सूरी द्वारा जो राजनीतिक अभियान चलाए गए हैं, ठीक, उनको पढ़ा जाएगा। राजनीतिक अभियान पहला, गख्खरों जो जनजाति, गख्खर जनजाति हुआ करती थी उत्तर पश्चिमी की, ठीक ना, यानी पाकिस्तान के क्षेत्रों से, और इधर जो ऊपर है पाकिस्तान, पश्चिमी उत्तरी पाकिस्तान जो क्षेत्र है अफगानिस्तान के क्षेत्रों से गख्खर एक जनजाति आती थी, ठीक, जो लड़ाकू थी, उसके खिलाफ पहला इसका अभियान था। फिर मालवा का अभियान था, फिर मारवाड़ का अभियान था। इस प्रकार इसने कई अभियान, फिर इसमें कालिंजर का अभियान था, और कालिंजर के अभियान के दौरान यह अस्त्र चला रहा था, आग्नेय नामक अस्त्र था, उसको किले पर मारा और टकरा कर वापस आया, जहां पर एक घायल होकर के इसकी मृत्यु हो गई। तो हम अब इसके अभियानों को देखेंगे। आगे हेडिंग डाल लेंगे शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए राजनीतिक अभियान। शेरशाह सूरी के राजनीतिक अभियान, हेडिंग डाल लेंगे शेरशाह सूरी के राजनीतिक अभियान। शेरशाह सूरी के राजनीतिक अभियान शेरशाह सूरी के राजनीतिक अभियान। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे अब अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए मेहनत से पढ़ते रहें। कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, हमने बताया गख्खर एक जनजाति होती थी उत्तर पश्चिमी भारत की, उसके खिलाफ पहला अभियान हुआ, फिर मालवा के खिलाफ अभियान हुआ, फिर मारवाड़ के खिलाफ हुआ, फिर इसी प्रकार कालिंजर के किले के खिलाफ अभियान हुआ। इन सारे अभियानों को हम लोग देखेंगे। ठीक, मेहनत से पढ़ें। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।